बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है वो आपका है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट के ऑब्जेक्टिव और स्कोप की बात करके चलें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील करके चलता है गवर्नमेंट ग्रांट के साथ, जैसे सब्सिडीज, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी, ड्रॉबैक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है कुछ चीजों का डील करके नहीं चलता, जैसे आपकी कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो गई है अराइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, जो रिफ्लेक्ट कर रही है जो प्राइस चेंजेस का इफेक्ट है, या कोई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस है विच इज अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो एक सब्सिडाइज रेट के ऊपर है किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर। ठीक है, डेफिनेशंस की बच्चे बात करके चले तो गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन पैराग्राफ नंबर 3.2 के अंदर दी गई है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो होता है वो क्या है, असिस्टेंस है कैश में या काइंड में, जो किसी एंटरप्राइज को दी जाती है पास्ट या फ्यूचर कॉम्प्लाइंस के लिए सर्टेन कंडीशन के साथ। अगर कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस है जिसको आप रीजनेबली वैल्यू नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको आप नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसको एक्सक्लूड करा गया गवर्नमेंट ग्रांट से। देन बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करके चलें तो गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके पॉसिबल होते हैं। एक होता है आपका कैपिटल अप्रोच और दूसरा आपका होता है इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच क्या है कि ग्रांट को जो है वो शेयर होल्डर फंड का हिस्सा माना जाएगा। इनकम अप्रोच जो होती है वो ग्रांट को एज इनकम लिया जाएगा ओवर वन और मोर पीरियड। कैपिटल अप्रोच वहां पर अप्रोप्रिएट होती है जहां पर ग्रांट जो होती है वो एक प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की नेचर की होती है, वो दी जाती है विद रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग, या जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टोटल कैपिटल आउटले। और कोई भी रीपेमेंट जो होता है वो ऑर्डिनरी क्या होता है, एक्सपेक्टेड जो होती है वो नहीं होती है। अब हम गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉग्निशन की अगर हम बात करके चलें तो गवर्नमेंट ग्रांट को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करके चलोगे जब तक बेटा एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि एंटरप्राइज कंप्लाई करेगी कंडीशंस के साथ, एंड दूसरा है कि ग्रांट जो है वो रिसीव होगी नहीं, अल्टीमेट कलेक्शन हैज टू बी मेड। दोनों कंडीशन बेटा मीट होना जरूरी है। कहेंगे जो रिसिप्ट ऑफ ग्रांट है वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता कि जो कंडीशंस हैं वो ग्रांट को लेकर फुलफिल होंगी। गवर्नमेंट ग्रांट की बात करके चलें तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले आता है नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट। नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, जो नॉन मॉनिटरी एसेट की फॉर्म में मिल गया, जैसे लैंड हो गया, कोई अदर रिसोर्सेज हो गया। महेंद्र सिंह धोनी जी को मान लीजिए कोई जमीन जो है वो दे दी गई। अब यहाँ पर क्या फिजिबिलिटी है कि हो सकता है ग्रांट जो है वो एक कंसेशन रेट के ऊपर दी जाए, हो सकता है ग्रांट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। अगर ग्रांट जो है बेटा वो एक कंसेशन रेट के ऊपर है तो आप रिकॉर्ड करके चलोगे उसको एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर, लेकिन अगर ग्रांट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर है तो उस केस में बेटा उसको एक नॉमिनल वैल्यू से 1 रुपए, 100 रुपीज के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अगर ग्रांट बेटा आपकी स्पेसिफिक फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो उस केस के अंदर बेटा आपका डेप्रिशिएबल एसेट एंड नॉन डेप्रिशिएबल दो चीजों में बांट के चलेंगे। डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर हमारे पास दो अल्टरनेटिव होते हैं। पहला अल्टरनेटिव होता है कि जो आपको ग्रांट मिली है आप उसको ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट से कम करके चलेंगे बुक वैल्यू पे आने के लिए, और फिर आप रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके चलेंगे। एंड ऑल्टरनेटिव टू क्या है कि जो अमाउंट आपने रिकॉग्नाइज करी है, कहेंगे उसको आप जो भी अमाउंट आपको मिला है आप उसको रिकॉग्नाइज करके चलेंगे एज डेफर्ड इनकम, और इस डेफर्ड इनकम को आप रिकॉग्नाइज करके चलेंगे पीएनएल के अंदर एक सिस्टमेटिक और रैशनल बेस के ऊपर। कहेंगे ये जो आपकी डेफर्ड इनकम है आप इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन जो है यूजफुल लाइफ में पीएनएल में लेकर जाओगे। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आपको चेक करना है कि क्या कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस जो हैं जो रिक्वायर्ड है फुलफिल करना। अगर कुछ भी सर्टेन ऑब्लिगेशंस आप दे जिसको रिक्वायर है फुलफिल करना, तो ऐसे केस के अंदर बेटा आप जो है पीएनएल के अंदर लेकर जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने टाइम में आपको कॉस्ट आपकी इनकर होगी ऑब्लिगेशन को मीट करने की। लेकिन अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशन बेटा मीटअप अगर हमने नहीं करके चलना है तो उस केस में कैपिटल रिजर्व के अंदर हम ट्रांसफर करके चलेंगे। बेटा अगर ग्रांट आपको जो मिली है इज इक्वल टू होल और वर्चुअली द होल ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, तो वहां पर आप नॉमिनल वैल्यू के ऊपर बैलेंस शीट के अंदर दिखा के चलेंगे। बेटा अगर ग्रांट आपको रेवेन्यू से रिलेटेड मिली है तो उसका पहला ट्रीटमेंट क्या हो सकता है ऑल्टरनेटिव, कि आप उसको पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर सेपरेटली क्रेडिट करके चलिए, अदर इनकम में दिखाइए। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि आप उसको रिलेटेड एक्सपेंस में से डिडक्ट कर लीजिए। जैसे कोविड के टाइम पे से एम्प्लॉय के लिए उन्होंने कोई ग्रांट दी वेलफेयर के लिए, तो वो आप चाहे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर माइनस करके दिखा दीजिए, चाहे उसको आप सेपरेटली दिखा दीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट अगर मान लो मिले बेटा नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तब उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर आप ट्रीट करके चलोगे एज कैपिटल रिजर्व। कहेंगे ना तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज डिविडेंड, ना ही आप इसको डेफर्ड इनकम की तरह कंसीडर करके चलोगे। बेटा देख अगर आपकी कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी थी एंड यू हैव फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट बेटा रिफंडेबल बन जाती है। अगर रिफंडेबल बन जाती है तो बेटा उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करके चलते हैं AS5 के अंदर। अगर आपकी ग्रांट जो है वो इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन थी, तो बेटा जब आपको ग्रांट मिली थी तो आपने कैपिटल रिजर्व के अंदर उसको क्रेडिट किया था, तो अब आप कैपिटल रिजर्व को क्या करके चलेंगे, डेबिट करके चलेंगे। अगर ग्रांट आपकी रेवेन्यू से रिलेटेड थी तो आपने क्या करा था, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकम की तरह आपने उसको लेकर चला था। तो बेटा अगर कोई अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है सबसे पहले उसको यूटिलाइज करोगे। अगर आपका रिफंडेबल अमाउंट डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा है, या फिर आपका कोई डेफर्ड क्रेडिट अवेलेबल नहीं था, तो बैलेंस अमाउंट के लिए पीएनएल यूज कर लेंगे। तो एंट्रीज क्या हो जाएंगी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जितना बैलेंस अवेलेबल है पीएनएल डेबिट टू बैंक। और अगर नहीं है बिल्कुल डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर बैलेंस, तो उस केस के अंदर पीएनएल टू बैंक आपकी क्या हो जाएगी बेटा, एंट्री जो है वो आपकी हो जाएगी। देन बेटा डेप्रिशिएबल एसेट के केस में देखो दो अल्टरनेटिव आपने करे होते हैं। एक है आपने रिड्यूस करा होता है
एसेट को ठीक है बुक वैल्यू पे पहुंचने के लिए कॉस्ट को रिड्यूस करा होता है। तो आप अब क्या करेंगे, बुक वैल्यू को बढ़ाकर चलेंगे। ठीक है, दैट इज आप फिक्स एसेट को यहाँ पर आप डेबिट कर देंगे, और डेप्रिसिएशन जो है वो रिवाइज वैल्यू के ऊपर, प्रोस्पेक्टिव बेस के ऊपर निकाली जाएगी। दूसरा क्या होता है बेटा, ऑल्टरनेटिव टू, आपने क्या करा था, डेफर्ड इनकम की तरह उसको ट्रीट करके चल रहा था। तो बेटा जितना आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर बैलेंस पड़ा रहेगा उतना डेबिट करके चलेंगे, बाकी के लिए आप पीएनएल को डेबिट करके चलेंगे, और बैंक को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अगर आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड था और आपने कैपिटल रिजर्व के अंदर उसको लेकर गए थे, तो कैपिटल रिजर्व को आप क्या करके चलेंगे, क्रेडिट डेबिट करके चलेंगे। डिस्क्लोजर की बात करके चलें तो बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट करी है गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, इंक्लूडिंग जो मेथड है वो आपको बताना होगा, और आपको नेचर और एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने रिकॉग्नाइज करी है वो बतानी होगी, इंक्लूडिंग अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो नॉन मॉनेटरी एसेट की फॉर्म में है, या कंसेशन रेट के ऊपर, या फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा बेटा कुछ छोटे छोटे से पॉइंट थे कि अगर कोई भी कंटीजेंसी है रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट, अगर वो बाद में आती है रिकॉग्निशन के, तो उसको आप AS4 के अकॉर्डिंग ट्रीट करके चलेंगे। देन अगर आपकी बेटा कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आपको मिली है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किसी एंटरप्राइज को, ठीक है, रेदर देन एज एन इंसेंटिव किसी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए, तो उस ग्रांट को आप इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे। किस पीरियड के अंदर, जिसके अंदर क्वालिफाई करते हो आप रिसीव करने के लिए वो अमाउंट, ठीक है, एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसके ऊपर बेटा MCQ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, अगर ग्रांट बेटा आपको मिली है एज अ कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस या लॉसेस जो आपके प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हुए हैं, तो आप उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलोगे इन द पीरियड जिसके अंदर वो अमाउंट आपका रिसीवेबल है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट। सो बेटा दिस वाज योर कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12।